हेलो एवरीवन। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है जीरो ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट काइनेटिक्स। देखो, रेट काइनेटिक्स क्या होता है डिटेल में जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे समझ में आएगा। एक्चुअली हमें बस क्या पता चलना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ऐसा इक्वेशन पता हो जो कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेटिस्फाई करे। कोई भी रिएक्शन अगर वो जीरो ऑर्डर का हो तो उसके लिए हम सेम इक्वेशन से सॉल्व कर पाए न्यूमेरिक। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लाइक, एक ऐसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं जहां पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट और ये क्या बना रहा है मेरा, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। आर इज व्हाट, रिएक्टेंट, एंड पी इज व्हाट, माय प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियली मान लो क्या हो रहा है, इनिशियली मैंने क्या किया था। इनिशियली का मतलब क्या होता है, जब टाइम जीरो होता है उस वक्त मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए था और उस वक्त प्रोडक्ट बना ही नहीं था। ऑब्वियसली टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जब मान लो टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड्स हुआ, ठीक है, इक्विलिब्रियम रीच कर गया जब, उस वक्त मेरा प्रोडक्ट बना है एक्स अमाउंट और रिएक्टेंट मेरा बचा है ए माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं इसको कह सकता हूं कि सिंपली ये क्या है मेरा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर जीरो इज ए एंड इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम टी। तो आर टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम टी। आर जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम जीरो। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इसका रेट रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हमें पता है फ्रॉम rate law, what we know that any reaction can be represented as K into the concentration of reactant to the power order. Yes or no? सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे, इसका रेट आर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के, और रिएक्टेंट यहाँ क्या हम लोग लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। देखो ये कंफ्यूज मत होना कि ये भी आर लिखा मैंने, रेट भी आर लिखा। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको नाम चेंज कर दो। चलो, कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं नाम बदल दूंगा। वैसे एनसीईआरटी में आर ही लिखा गया है, आप लोग बदल के लिख सकते हो। मैंने ए ले लिया रिएक्टेंट के लिए, तो सबको ए कर दो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए टू दावर ऑर्डर कितना है, ये कौन सा ऑर्डर वाला रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एन की जगह जीरो पुट होगा, सिंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, तो जीरो पुट होगा। सो अल्टीमेटली मेरा रेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको इक्वेशन वन बोल सकता हूं मैं। अगेन, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेट, रेट का डेफिनेशन क्या कहता है हमारा, हमारा बोलता है रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, बाय चेंज इन टाइम। और जब यही चेंज बहुत स्मॉल होता है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा की जगह डी हो जाता है और डी टी हो जाता है। सो रेट को मैं लिख सकता हूं माइनस डी, और रिएक्टेंट कौन है मेरा, ए है। इक्वेशन आप याद करो, तो डी ए बाई डी टी हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ए मेरा रिएक्टेंट है, तो ये इक्वेशन नंबर टू होगा।
इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी आर रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला वैल्यू भी आर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो मैं लिखेंगे वो होगा आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू के फ्रॉम 1 and 2। यस और नो? आर लिखने की जरूरत नहीं है हमारा, ठीक है, आर ही दोनों के बराबर था, इसको इरेज करो। अब यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्या कहता है? इसको मैं माइनस डी ए लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा के डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट नहीं होता इंटीग्रेशन में, लिमिट्स होते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। उससे पहले आप एक काम करो, इस नेगेटिव को dt के पास ले जाओ, फिर आपको आपकी इजी होगा। ऐसे नहीं, यहाँ नहीं रख सकते, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ रख के काम कर सकते थे, लेकिन आसान होगा इस नेगेटिव को इधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और ये के कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, ये हो जाता है। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आता है। इस आई को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू हम लोग इनिशियल कंडीशन से पुट करते हैं। देखो, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट किया तो मैंने इसका इंटीग्रेशन करके मुझे क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू डी ए रहता है तो ए हो जाता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो देख लो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलता है अगर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाए। यही यहां पर लगने वाला है हमारा। सो dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, ठीक है, और ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। ये हमारा इंटीग्रेशन करके आ गया। अब यहाँ एक अननोन चीज है, क्या? आई एक अननोन चीज है जिसका वैल्यू हमें कहां से मिलेगा? फ्रॉम इनिशियल कंडीशन से मिलेगा। सो फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन कहाँ लिखा है पता है? एकदम शुरू में मैंने बताया, ये रहा इनिशियल कंडीशन। जब टाइम 0 था उस वक्त मेरा कंसंट्रेशन कितना था? ए था। यही है तो इनिशियल कंडीशन। क्या हम यहां पुट कर सकते हैं कि जब मेरा टाइम इज इक्वल टू 0 था तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को मैं कैसे लिखता था? मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 लिखते था या फिर ए लिखता था? जो आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हो। हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0 बैठेगा। जब मैं टी के जगह 0 बैठाऊंगा और आई, तो मेरा आई का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा A0। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, आई का वैल्यू पुट कर दूं, इसको एक नंबर दे दो, चलो इसको 3 दे देते हैं। सो फ्रॉम, सॉरी माय मिस्टेक, या सो, और इसको 4 दे दो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, सो हमारा इक्वेशन आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी, और आई के जगह हमारा आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0। इस इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। यही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन। यही है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, और A0 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। A0 रिप्रेजेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है रेट काइनेटिक्स। इसी बेसिस पे हमारा यहाँ से इक्वेशन है।
ठीक है। यहाँ से एक और चीज, मैं लास्ट टॉपिक यहाँ पे आ रहा हूँ, और इससे पहले थोड़ा इसको अनदर, इसका फॉर्म कभी कभी ऐसे लिखा जाता है दैट k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू a0, आप करके देख सकते हो, माइनस a डिवाइडेड बाई t। तो ये इसका एक अनदर फॉर्म है, ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। मुझे ये वाला फॉर्म जो है मैं इसको याद रखता हूँ, ये मेरा बहुत काम का चीज है। इसको इसलिए ही मैं याद रखता हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ y एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब क्या, डेल्टा। और इधर हम लोग क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। सो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0, यही आया था इक्वेशन। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y के जगह a है, x के जगह t है, तो m के जगह क्या होगा, स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव k आएगा। और आपको पता है नेगेटिव स्लोप का मतलब लाइन ऐसे आता है, तो स्लोप नेगेटिव है और उसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस के आ रहा है। और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब अगर ये वाई एक्सिस को कितना पे कट करेगा, ये डिस्टेंस को हम लोग कहते थे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, दिस डिस्टेंस, ये सी रिप्रेजेंट करता था, तो यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a0 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कभी कभी क्या होता है, ग्राफ दे देगा एग्जाम में आपको और बोलेगा कि इस ग्राफ का स्लोप है सपोज समथिंग 500, 150, कुछ भी, वहां से आपको बोलेगा के का वैल्यू निकालो, तो आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू माइनस के होता है। आप वहां से के निकाल लोगे, a0 निकाल लोगे, ए का वैल्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट करना, मुझे बता। ठीक है। सो दिस इज अप टू दिस क्लास। मैं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल बता देता हूँ साथ में, इतना जब हमने किया, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2NH3 गैस जब ये ब्रेक डाउन होता है एट 1130 Kelvin and platinum catalyst into N2 and 3H2, this is a zero order reaction. This is a zero order reaction. तो इसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हो, न्यूमेरिकल हो, एनसीईआरटी के, कर लो। नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।